हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन क्या है, उसके कौन कौन से सोर्स हैं और उसको कैसे कैसे मिटिगेट किया सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग का टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। देखिए, मृदा प्रदूषण की अगर परिभाषा की बात करें तो सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू द सॉइल, मिट्टी से किसी अन्य पदार्थ का मिलना। अन्य पदार्थ का मतलब जो कि प्रायः मिट्टी में नहीं पाया जाता है, ऐसे पदार्थ का मिलना या मिट्टी का रासायनिक संगठन बदल जाना ही मृदा प्रदूषण है। तो ये हो गया मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल बेस्ड। देखिए, इंडस्ट्रियल बेस्ड में क्या क्या आते हैं? लेड आता है, यानी कि शीशा, कॉपर, जिंक, कैडमियम, साइनाइड, थियोसाइनाइड, क्रोमेट्स, एसिड यानी कि अम्ल और क्षार और अन्य कार्बनिक सब्सटेंस वहाँ पे आते हैं, जो कि उद्योग से निकलते हैं और बाई वाटर जहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं? सॉइल में, मिट्टी में पहुँच जाते हैं और मृदा प्रदूषण करते हैं, जिससे मृदा में विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहला कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, जिसमें आता है शीशा, कॉपर, जिंक, कैडमियम, साइनाइड, थियोसाइनाइड और क्रोमेट, अम्ल, क्षार एवं अन्य ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये हो गया औद्योगिक अपशिष्ट। अगला सोर्स है किसान पेस्टिसाइड का यूज ज़्यादा करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये जो कीटनाशक है, इसमें फंजीसाइड का मतलब होता है जो फंजाई जानते हैं ना, बेसिकली ये मोस्टली व्हाइट कलर का होता है, उसी को कहते हैं फंजाई। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं, उसका बॉटनिकल नेम है एगेरिकस, और जिसको बोलचाल की भाषा में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो वो भी एक प्रकार का फंजाई है। तो कीटनाशक में फंजीसाइड यानी कि फंजाई को मारने वाला, एल्गीसाइड यानी कि कवक को शैवाल को मारने वाला, शैवाल का मतलब जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में काई बोलते हैं, शैवाल को मारने वाला एल्गीसाइड, और बीडीसाइड यानी कि खरपतवार नाशी जो होता है। कीटनाशक में वो सब शामिल है। तो कीटनाशक का प्रयोग भारत में प्रायः बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से नहीं होता है, या यूँ कहें कि किसानों को प्रशिक्षण देके इसका प्रयोग नहीं कराया जाता है। किसान अपनी तरीके से इसका यूज करते हैं, जिससे कि डे बाय डे मृदा प्रदूषण इंक्रीज हो रहा है। अगला काज है उर्वरक। हम लोग को पता है कि उर्वरक का भी बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं होता है। कोई ऐसा कंटेंट होता है जो कि मिट्टी में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, किंतु किसान उसका बार बार यूज करते रहते हैं, क्योंकि अगर बेसिकली यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उसमें तीनों प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें उपलब्ध होते हैं। किंतु ऐसा कई बार होता है कि मिट्टी में तीनों न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु उसमें बार बार उसी को डलाता है, तो इससे भी मृदा प्रदूषण होता है। अगला है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में क्या होता है कि कभी कभी क्या जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे कभी कभी रिसाव हो जाता है। रिसाव से वो कभी कभी लिक्विड के रूप में रिसाव होता है, और वो रिसाव मृदा में मिल जाता है और इस प्रकार से मृदा को प्रदूषित करता है, और वह मृदा उत्पादक नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार के हुए प्रदूषण को कहते हैं रेडियो एक्टिव द्वारा हुआ मृदा प्रदूषण। अगला अन्य प्रदूषक में आते हैं। अन्य प्रदूषक में जैसे कि अन्य प्रदूषक में आते हैं जैसे कि अम्ल वर्षा हो गया, या वेदरिंग यानी कि सॉइल का इरोजन हो गया, अपक्षय, अपर्दन, ये सब भी एक प्रकार का प्रदूषण क्रिएट करता है। तो मेनली इतने ही एक प्रकार के मृदा प्रदूषण के सोर्स होते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या होता है। इससे सबसे जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले पड़ता है एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर में होता क्या है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, यानी कि उसकी उर्वर क्षमता कम हो जाती है। अगला है नाइट्रोजन का फिक्सेशन कम हो जाता है। हम लोगों ने पिछले लगभग 4 या 5वें लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं।
क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि पौधे सीधे सीधे नाइट्रोजन का यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो पहला क्या है कि फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है मिट्टी की। दूसरा है कि उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है वो घट जाती है। इसके अलावा इरोजन यानी कि अपक्षय पर्दन उसकी बढ़ जाती है मिट्टी की। कौन सी मिट्टी की? जो प्रदूषित होती है। इसके अलावा मिट्टी में जो नम्रता होती है, या आप ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं इसे, आर्द्रता भी कम हो जाती है। और क्रॉप की यील्डिंग यानी कि फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। लवणता बढ़ जाती है यानी कि सैलिनिटी, उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सब होता है खेती में कृषि पर नकारात्मक प्रभाव, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि कृषि की उत्पादन क्षमता डे बाय डे कम होती जाती है। तो ये था कृषि प्रभाव। अगला है पर्यावरण पे प्रभाव, स्वास्थ्य पे प्रभाव। स्वास्थ्य पे क्या होता है कि कुछ खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि भौम जल में चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, जैसे कि क्रोमियम, कैडमियम, ये सब जो खतरनाक अपशिष्ट हैं ये जाके भौम जल में चले जाते हैं इसी के माध्यम से। जिससे क्या होता है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल जैव भू रासायनिक चक्र चलने में बाधा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से इससे पूरी की पूरी जो चेन होती है वो प्रभावित हो जाती है, और अंततः कृषि की उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। अगला प्रभाव है कि पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पर्यावरण पे सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि यह वनस्पति को कम कर देता है, यानी कि रिड्यूस वेजिटेशन को यह कम कर देता है। तो पहला प्रभाव हो गया ये, वनस्पति को कम कर देता है। दूसरा है यह पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा करता है, कि हो सकता है कि उर्वरक के प्रति पौधे सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हों, यानी कि पौधों के लिए अच्छा हो, किंतु जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव रहते हैं हो सकता है कि उनके लिए उर्वरक एक नकारात्मक विषाक्त के रूप में काम करे, निगेटिव टॉक्सिक के रूप में काम करे, और इस प्रकार मिट्टी सूक्ष्म जीव विहीन हो जाती है, जिससे कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा करता है। और इसके अलावा पर्यावरण में फ्लोरा और फाउना यानी कि जंतु एवं पौधों में भी असंतुलन पैदा होता है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो उस स्थिति को अपने अंदर अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं कि जो उस स्थिति को अपने अंदर अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा फ्लोरा और फाउना में असंतुलन पैदा होगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि डिजर्ट में हर प्रकार के एनिमल नहीं पाए जाएंगे, प्रायः मैमल्स यानी कि स्तनधारी तो नहीं पाए जाएंगे या बहुत ही पोरली पाए जाएंगे। तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन, क्योंकि जब वहाँ का पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाता है तो कुछ ही एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने आप को उस स्थिति में अडाप्ट कर पाते हैं, सभी नहीं अडाप्ट कर पाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि नियंत्रण के उपाय क्या है। तो सिंपल सी बात है, नियंत्रण के उपाय अगर हम लोग को ये पता है कि प्रॉब्लम क्या है तो उसका सलूशन उसी प्रॉब्लम में छिपा होता है। जैसे कि जो रासायनिक उर्वरक है उसका कम से कम प्रयोग होना चाहिए, रासायनिक उर्वरक का कम से कम प्रयोग हो, पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग हो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और जो 4R तरीका है, यानी कि 4R का मतलब होता है रीयूज, रीड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इसका मतलब ये होगा कि कम से कम प्रयोग किया जाए, रीयूज मतलब दोबारा प्रयोग किया जाए, रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रित किया जाए। तो इस 4 तरीकों को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अगला है वनीकरण करना चाहिए, वनीकरण यानी कि वन लगाना चाहिए। इसके अलावा जो मृदा का अपशिष्ट है उसका प्रॉपर तरीके से जब मैनेजमेंट हो जाए तभी उसको मृदा में प्रवाहित किया जाना चाहिए, यानी कि अपशिष्ट का जो सॉलिड वेस्ट है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही वहाँ पे किसी खुली ज़मीन पे उसको छोड़ना चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि निर्माण क्षेत्र है, जो निर्माण क्षेत्र कौन सेक्टर में आता है आप लोग देखिएगा, इकोनॉमी का है, जो निर्माण क्षेत्र है उसको कम से कम बढ़ावा देना चाहिए, इससे मृदा प्रदूषण होने से रुकेगा।
अगला है ध्वनि प्रदूषण। सिंपल सी बात है कि जो एक निश्चित डेसिबल से ऊपर वो डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है जिसमें ध्वनि को मापते हैं। तो यदि किसी ध्वनि की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो यदि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। एक कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखते हैं, एम्बिएंट नॉइज पोल्यूशन मॉनिटरिंग। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में, सन 2000 में ध्वनि प्रदूषण, अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो लिख लीजिए, सन 2000 में ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल एवं रेगुलेशन यानी कि नियंत्रण एवं विनियामक नियम जारी किया गया, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इस चीज़ को डिफाइन किया, इस चीज़ की परिभाषा दी कि कौन से क्षेत्र में कितना ध्वनि प्रदूषण किया जा सकता है, उसको डे और नाइट में बांटा। जैसे कि ये समझ लीजिए एरिया है, ये दिन का समय है, ये रात का समय है, डे है, ये नाइट है, ये एरिया है। तो कौन से एरिया में कितना ध्वनि प्रदूषण किया सकता है, इस चीज़ को सन 2000 के नियम में सरकार ने डिफाइन किया। जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल दिन में और 70 डेसिबल रात में, इससे ऊपर प्रदूषण नहीं किया सकता है। अगर इसका कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो उसे जुर्माना देना होगा। तो इंडस्ट्रियल एरिया में 75 दिन में और 70 रात में। वहीं वाणिज्यिक क्षेत्र यानी कि कॉमर्शियल एरिया में दिन में 65 और रात में 55, दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं किया सकता है। तो ये होगा कॉमर्शियल एरिया। अगला है आवासीय क्षेत्र यानी कि रेजिडेंशियल एरिया। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 और रात में 45। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फैमिलीज के रहने का स्थान है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण अपेक्षित नहीं है। तो आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं किया सकता है। इसके अलावा एक साइलेंट जोन होता है, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल दिन में और 40 डेसिबल रात में, इससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो सकता है। देखिए शांत जो साइलेंट जोन होता है यानी कि शांत क्षेत्र होता है, वह होता है हॉस्पिटल, स्कूल या अन्य प्रकार के संवेदनशील या कुछ धार्मिक संस्थान होते हैं। बस ऐसे ही समझना है कि जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहाँ पे दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं किया सकता है। यहाँ पे हम लोग को एक बात ध्यान रखना है, समाधान के पॉइंट में हम लोग अब समाधान देखेंगे। समाधान के पॉइंट में ये बात ध्यान रखना है कि भारत में कोई भी कानून ध्वनि प्रदूषण के अलग नहीं है। ध्वनि प्रदूषण को जो वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 है उसी के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को भी मॉनिटरिंग की जाती है और उसको भी उसी के अंदर कम करने का प्रयास किया जाता है। तो समाधान में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसकी स्रोत के स्तर पे ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स का उचित रखरखाव किया जाए, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनका मेंटेनेंस बराबर हो। अगर किसी के साइलेंसर वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे एनजीटी या जो भी उसके संबंधित अथॉरिटीज़ हैं वो उसको अलाउ ना करें। इसके अलावा शोर अवरोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाए, घरेलू सेक्टर में ध्वनि स्तर में कमी किया जाए, मशीनों का सही रखरखाव हो। इन सब प्रयोगों से स्रोत के स्तर पर ध्वनि प्रदूषण को कम किया सकता है। अन्य उपाय में तो काफ़ी सारे उपाय हैं, किंतु हम लोग बहुत जरूरी जो हैं उसको देखेंगे। जैसे कि प्लांट्स लगाना। देखिए हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि अगर पौधा लगाया जाता है तो पौधा ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित कर लेता है, तो इस प्रकार से प्लांट्स को लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना, ट्रैफिक कर्मियों के कानों में ध्वनि अवरोधक यंत्रों का प्रयोग करना। तो इन सब उपायों से क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया सकता है। तो ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। वैसे ध्वनि प्रदूषण कोई बहुत खास टॉपिक नहीं है, किंतु पढ़ना है हम लोग का ये ओथ है कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, तो ये भी नहीं छूटना चाहिए वैसे, बट ध्वनि प्रदूषण कोई बहुत खास टॉपिक नहीं है। अगला है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव प्रदूषण ही ध्वनि प्रदूषण के इतना ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसको भी पढ़ना है। देखिए बेसिकली जो प्रदूषण है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बहुत बर्निंग इशू है। देखिए एक तो वाटर पोल्यूशन है, दूसरा एयर पोल्यूशन है। अगर थर्ड किसी को मानना हो, थोड़ा बहुत हम लोग सॉइल को मान सकते हैं,
बाकी सब वैसे टॉपिक हैं, लेकिन सब पढ़ना है। ये नहीं कह सकता कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इसलिए पढ़ना सब है। अगला है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। देखिए रेडियो एक्टिव में क्या होता है, हम लोग को पता है कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ मतलब यूरेनियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनान हो गया, जो भी है, कुछ जो भारी धातुएं हैं वो रेडियो एक्टिव होती हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ से हमेशा अल्फा बीटा गामा ये सब किरणें हमेशा निकलती रहती हैं। तो ये किरण निकलती रहती हैं। कभी कभी जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिनका यूज होता है नाभिकीय ऊर्जा बनाने में, किंतु नाभिकीय ऊर्जा बनाने में कभी कभी चूक हो जाती है, और रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनका लिक्विड के रूप में रिसाव होता है और वो आके जमीन में मिल जाते हैं, तो उसे सॉइल पोल्यूशन में ऐड कर लिया जाता है, या फिर जाके वो एयर में मिल जाते हैं तो उसे एयर पोल्यूशन में ऐड कर लिया जाता है। बट सेपरेटली इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण इसलिए कहते हैं कि वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, या जितने भी मेटल्स होते हैं, या जितने भी सबस्टेंस होते हैं, वो सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। उससे हमेशा हमेशा अल्फा बीटा गामा स्वतः ही निकलती रहती है, जो कि बहुत ही खतरनाक किरण है। बेसिकली गामा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। देखिए रेडियो एक्टिविटी वही है कि किसी भी पदार्थ से अपने आप हमेशा से अल्फा बीटा गामा विकिरण यानी कि रेज के रूप में निकलती रहे, तो इसी को इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अगला कॉन्सेप्ट है विकिरण के प्रकार। देखिए रेडिएशन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है नॉन आयोनाइजिंग और दूसरा है आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग जो है वो कम घातक होते हैं, कम खतरनाक होते हैं, और ये बहुत ही कम लोगों को प्रभावित करता है। कौन सा? नॉन आयोनाइजिंग। किंतु जो आयोनाइजिंग होता है लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है यानी कि उद्भेदन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 30 सेंटीमीटर मोटे लोहे के चद्दर को ये किरणें सीधे आर पार कर सकती हैं। तो विकिरण के आधार पर इसे दो प्रकार पे बांटा गया है। पहला है नॉन आयोनाइजिंग जो कि कम खतरनाक होते हैं, दूसरा आयोनाइजिंग जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। विकिरण के पार्टिकल, पार्टिकल की हिंदी होती है कण। विकिरण के कण के प्रकार बेसिकली तीन होते हैं। अल्फा, इसको इसे बनाते हैं अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों में से अल्फा, बीटा, गामा, गामा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, किंतु इससे कम खतरनाक बीटा होती है और इससे कम खतरनाक अल्फा होती है। बट एटलीस्ट तीन के तीनों किरणें बहुत खतरनाक होती हैं, जिसमें से गामा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से निकलती हैं। तो ये बेसिकली दो प्रकार से निकल सकती हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव जनित। पहला नेचुरल और दूसरा मैन मेड। लेकिन नेचुरल में क्या होता है कि रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम और कार्बन मैं इस कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ जो ब्लैक कलर का होता है, मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूँ जो इसका समस्थानिक है। आइसोटॉप, आइसोटॉप का मतलब इसी का दूसरा रूप, तो मैं उस कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो वो कार्बन भी रेडियो एक्टिव होता है। तो ये सब नेचुरली निकलते रहते हैं। ये नेचुरली अपने आप ही ऐसे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, और यहाँ से अपने आप ही हमेशा हमेशा अल्फा बीटा गामा निकलती रहती है। तो इस प्रकार से जो प्रदूषण करते हैं उसको कहते हैं प्राकृतिक रेडियो एक्टिव प्रदूषक। मानव जनित में है, मानव जनित में भी प्रदूषक निकलते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण निकलते हैं, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से और नाभिकीय हथियार से। ट्रांसपोर्टेशन में जो कुछ नाभिकीय मटेरियल्स यूज करते हैं उससे भी निकलते हैं। यूरेनियम की खनन से भी निकलती हैं, और रेडिएशन थेरेपी जो होती है उससे भी कुछ रेडियो एक्टिव प्रदूषण निकलते हैं, जो कि जाके प्रदूषण करते हैं। इसके प्रभाव में क्या क्या होता है? इसके प्रभाव में होता है कि इसमें स्किन को बेधने की उच्च क्षमता होती है, जिससे क्या होता है स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर हो सकता है, या नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, या अन्य प्रकार की विकृतियां शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। ये ह्यूमन हेल्थ की बात की जा रही है। इसके अलावा प्रभाव में हम लोग दो और देखते हैं। ह्यूमन हेल्थ पे प्रभाव क्या होता है? ह्यूमन हेल्थ पे यानी कि मानव स्वास्थ्य पे दो प्रकार का प्रभाव होता है। पहला होता है कायिक प्रभाव। कायिक मतलब होता है सोमैटिक इफेक्ट। देखिए इसे समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका हम लोग को पता है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, लेकिन हम लोग के शरीर में बेसिकली ह्यूमन के शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होती है कायिक कोशिका और दूसरा होती है जनन कोशिका, यानी कि सोमैटिक सेल
और रिप्रोडक्टिव सेल को जेनेटिक सेल भी कहते हैं। देखिए, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो बेसिकली ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जो प्रजनन को परफॉर्म करती हैं, और जो कायिक कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे अंगों में पाई जाती हैं जिनका संबंध प्रायः प्रजनन से नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की रेडिएशन अगर शरीर पे पड़ती हैं तो ये कायिक कोशिकाओं को कैसे प्रभावित करती हैं। तो कायिक कोशिकाओं में जैसे सपोज कीजिए आप लोग हाथ के कोशिका को ले लीजिए, तो ये कायिक कोशिका है। तो कोशिका के अंदर भी हम लोग को पता है कि रेस्पिरेशन होता है और उसके अंदर भी एटीपी बनता है, यानी कि ऊर्जा बनता है। तो ये सब प्रक्रिया तुरंत बाधित हो जाती है और इस प्रकार से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो प्रभाव होगा कायिक कोशिका पे, किंतु जब ये रेडिएशन पड़ेगी जनन कोशिका पे या आनुवांशिक कोशिका भी उसे कहते हैं, जनन कोशिका या आनुवांशिक कोशिका पड़ेगी तो उसमें हो जाएगा म्यूटेशन हम लोग को पता है, इसकी हिंदी होती है उत्परिवर्तन। जैसे हम लोग इस समय न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसमें डे बाय डे म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि जैसे उसकी यदि कोई सोच भी ले कि मैं इसकी वैक्सीन बनाऊंगा या टेस्ट करूंगा, तो अगले ही दिन वो अपना जीन ही बदल लेता है। तो जितना जीन बदलता जाएगा उतनी वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो अब उसका म्यूटेशन इतना जल्दी हो रहा है कि वैज्ञानिकों की जो वैक्सीन बनाने की दर है वो उससे काफ़ी कई गुना कम है। तो इसलिए कोरोना का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया, क्योंकि कोरोना डे बाय डे तुरंत म्यूटेशन कर लेता है और जैसे ही वो म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन करता है वैसे पुरानी बनी हुई वैक्सीन तुरंत फेल हो जाती है। हालांकि वैक्सीन नहीं बनी है, किंतु जो प्रयोग के स्तर पे थी वो भी फेल हो जाती है, क्योंकि उसने अपना जीन परिवर्तित कर लिया है। तो जैसे ही ये प्रभाव पड़ता है तो तुरंत क्या होता है, वो म्यूटेशन हो जाता है और जीन बदल देता है। बेसिकली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जो बच्चा पल रहा होता है पेट में, सबसे बड़ी दिक्कत उसके लिए होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है वो ब्लाइंड या उसके कान में कोई प्रॉब्लम होगी या वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, ऐसे बच्चे का जन्म भी हो सकता है यदि कोई वीमेंस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से प्रभावित रही है तो। और हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण के रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय हम लोग इसमें देखते हैं कि जो भी अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत जो भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया तो इस समय आमादा हुआ टेस्ट करने पे, तो इन सब टेस्ट पे रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर इस पे रोक नहीं लगेगा तो अंडरग्राउंड पोल्यूशन फैलता रहेगा और अंडरग्राउंड कभी ना कभी तो अपर ग्राउंड आएगा, तो ये प्रदूषण फैलता रहेगा। इसके अलावा रेडियो धर्मिता को मुक्त करने वाले पदार्थों पे भी रोक लगाना चाहिए। जो ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव हमेशा प्रक्रिया करते रहते हैं उन पे भी रोक लगा देनी चाहिए। और जो भी चिकित्सीय और अनुसंधान सामान का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाना चाहिए, जैसे कि अगर कोई न्यूक्लियर प्लांट है यानी कि ऊर्जा संयंत्र है, उसका जो भी यूरेनियम या कैडमियम का अवशिष्ट निकला है उसका प्रॉपर एक साइंटिफिक मैनर में उसका ट्रीटमेंट हो, उपचार हो, उसके बाद में ही उसको कहीं प्रवाहित करना चाहिए। अगर तरल में है या कहीं अगर ठोस में है तो उसके बाद ही कहीं उसको डंप करना चाहिए। अगला टॉपिक है ई अपशिष्ट पोल्यूशन। देखिए, ई अपशिष्ट पोल्यूशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन में क्या होता है कि जो भी डिवाइस अब प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा उपयोग होता है, तो जो भी डिवाइस खराब हो जाती है उसको रीयूज या रीड्यूस ना करके उसको फेंक देना ही। तो इस प्रकार से उत्पन्न हुए प्रदूषण को क्या कहते हैं, ई अपशिष्ट प्रदूषण। इसमें जैसे कि कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल है, वॉशिंग मशीन है वगैरह वगैरह, ट्यूबवेल, स्कैनर, जिराक्स मशीन जो भी है, तो इसका खराब होने के बाद में फेंक देना ही क्या है, ई अपशिष्ट पोल्यूशन। कुछ प्रदूषक के नाम हम लोग देख लेते हैं। पहला है शीशा। ये जो ग्लास होता है ये बेसिकली डिस्प्ले में यूज होता है, एलईडी के या फ़ोन के डिस्प्ले में इसमें यूज होता है। तो इससे होता क्या है, इससे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र ऐसा सिस्टम है जो शरीर में सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती है, उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है मनुष्य की, सपोज कीजिए मनुष्य है, जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके बीच से एक वायर जाता है। वायर का मतलब अब वो ऐसा वायर नहीं जो हम लोग देखते हैं, बट वो प्राकृतिक रूप से वायर है। तो जो ऐसा वायर है वो बीच से जाता है, तो ये जाके मस्तिष्क में
सूचना को पहुंचाता है, तो ये बीच में है, तो इसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो शीशा जो कि डिस्प्ले वगैरह में यूज होता है, अगर इसे फेंक दिया जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। अगला है कैडमियम। कैडमियम देखिए उस मेमोरी कार्ड यानी कि चिप वगैरह में यूज होता है, और ये बेसिकली शरीर में करता क्या है कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बायो एक्यूमुलेशन, जैव संचयन। तो यह जैव संचयन की प्रक्रिया करता रहता है ह्यूमन बॉडी में, और जैव संचयन एक टॉक्सिसिटी को इकट्ठा करने वाली प्रक्रिया है। तो कैडमियम क्या करता है, जैव संचयन की क्रिया को आगे बढ़ाता है, और ये कहाँ से निकलता है, ये चिप वगैरह में लगता है, या फिर कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड किरणें। अब तो कैथोड किरणों का यूज नहीं हो गया है, क्योंकि अब बैटरी में प्लस माइनस चलता है, किंतु केमिस्ट्री की शुरुआत में कैथोड किरणें चलती थी, तो कैथोड किरणों में और चिप्स में ये इसका प्रयोग होता है। अगला है मरकरी। देखिए मरकरी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, काफ़ी सारे इन द सेंस लगभग 90% इलेक्ट्रॉनिक्स में मरकरी का यूज होता ही होता है। और इससे बेसिकली होता क्या है, इससे किडनी प्रभावित होती है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, एवं अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रभावित होते हैं, और धीरे धीरे मरकरी हमारे फूड चेन में भी इंटर कर जाती है। दुनिया के ई-अपशिष्ट का लगभग 22% मरकरी ही कवर करती है। अगला है हेक्सावेलेंट क्रोमियम। देखिए हेक्सावेलेंट क्रोमियम जो है वो स्टील प्लांट से निकलता है, और ये डीएनए को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है। क्षति पहुंचाने का मतलब ये हुआ कि डीएनए में म्यूटेशन कर देता है, और वह म्यूटेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए म्यूटेशन प्रायः निगेटिव ही होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर उससे नीचे या ऊपर कुछ भी हुआ तो म्यूटेशन उसे माना जाता है, और नीचे ऊपर या कुछ भी अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर्स दिखाई देने लगेंगे, कम हो जाएगा तो उसमें कुछ एक करेक्टर्स कम हो जाएंगे। तो जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है ये म्यूटेशन को एक उर्वर भूमि प्रदान करता है, यानी कि म्यूटेशन को और एक्सेलरेट करता है, और ये कहाँ से निकलता है, एनर्जी प्लांट्स, स्टील प्लांट्स एवं प्लास्टिक प्लांट्स में यह निकलता है। अगला है बेरियम। देखिए बेरियम कंप्यूटर के पार्ट्स में लगता है, कंप्यूटर के बेसिकली यह पैनल में लगता है, और यह शरीर के काफ़ी अंगों को प्रभावित करता है, जैसे कि हृदय हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया। स्प्लीन मतलब होता है प्लीहा, या हृदय, लीवर, प्लीहा, इन सब को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और यह कंप्यूटर के पैनल में यूज होता है। अब हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं कि भारत में ई-अपशिष्ट का स्टेटस क्या है। देखिए हम लोग को पता है कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ। एलपीजी रिफॉर्म के बाद में क्या हुआ, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जीवन स्तर था, उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई, और डे बाय डे वो वृद्धि होती चली जा रही है। तो इसका सकारात्मक तो परिणाम यह हुआ कि लोग गरीबी के चंगुल से कुछ लोग बाहर आए, किंतु इसका निगेटिव परिणाम यह हुआ कि भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ, और आज सिचुएशन ये है कि जो 90% हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, जिससे कि हर साल लगभग 10% ई-अपशिष्ट बढ़ रहा है। यानी कि मोबाइल फ़ोन का जो ई-अपशिष्ट बढ़ाने में योगदान है वो अकेले मोबाइल फ़ोन का ही केवल 10% है। इतना ही नहीं, भारत जो है वह यूएसए, कुछ यूरोपीय देश हैं, कुछ जापान, इन सब देशों से क्या करता है, ई-अपशिष्ट का आयात करता है। तो इससे क्या होता है कि जो यूरोपीय देश हैं या यूएसए है या जापान है, इन सबको एक तो उनके ई-अपशिष्ट का निस्तारण भी समय से हो जाता है, और दूसरा उनको निर्यात का लाभ भी मिलता है, और इसलिए भारत आयात करता है, इसलिए इसका ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भी बढ़ता जाता है, और भारत एक ई-अपशिष्ट का डंपिंग हब बनता चला जा रहा है, जिसमें मुंबई सबसे आगे है। देखिए ई-अपशिष्ट से जो है वो आर्सेनिक, सीसा, कोबाल्ट, कॉपर, बेरियम, कैडमियम आदि जो तत्व हैं वो निकलते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य में नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं, जिसका हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए जो आर्सेनिक और सीसा और कोबाल्ट है, ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, लीवर, इन सबको प्रभावित करता है। इसके अलावा कॉपर, बेरियम, कैडमियम, ये क्या है, ये कैडमियम तो एक रेडियो एक्टिव भी है, तो ये क्या करता है, स्किन को, लीवर को, किडनी को, इन सबको प्रभावित करता है। तो ये हो गया भारत में ई-अपशिष्ट का स्टेटस, और इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम लोगों ने देखा। अगला हम लोग देखते हैं कि इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ई-अपशिष्ट का इन्वायरमेंट पे प्रभाव।
ई अपशिष्ट का पर्यावरण पर प्रभाव यह होता है कि यह भूमिगत जल प्रदूषण को बढ़ाता है, जो ग्राउंड वाटर हमारा है उसके प्रदूषण को इंक्रीज कर रहा है, और जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है यानी कि जलीय पारितंत्र है उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पारा का जैव संचयन होता है। हम लोगों ने जैव संचयन को कई बार डिस्कस किया है, बायो एक्यूमुलेशन को कई बार डिस्कस किया है। तो जलीय पारितंत्र में बायो एक्यूमुलेशन भी हो रहा है और एयर पोल्यूशन भी बढ़ता है इसके, क्यों? क्योंकि जो ई अपशिष्ट है उसमें कहीं ना कहीं उसको जलाया जाता है, उसकी बर्निंग की जाती है, बर्निंग करने पर एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, और लैंडफिल की प्रक्रिया का मतलब समझ लीजिए कि ये कोई खड्डा है, इसको भरने की प्रक्रिया में भी जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसमें भी ई अपशिष्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग देख लेते हैं कि भारत में इसके संबंध में कौन कौन से कानून हैं या कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। देखिए, अगर हम लोग संवैधानिक स्टेटस की बात करें तो संविधान में ई अपशिष्ट का कोई भी प्रयोग शब्द का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि ई अपशिष्ट की जो संकल्पना थी वो उस समय तक विद्यमान नहीं थी। हालांकि आर्टिकल 48A में अगर यहाँ ऐसे आ जाए तो समझ लीजिए ये संविधान संशोधन से बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 48 के ये में पर्यावरण को स्वच्छ रखने की बात की गई है, किंतु हम लोग को पता है कि 48A DPSP है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर भी कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियम 2002, इसमें भी ई अपशिष्ट की बात की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995, इसमें भी ई अपशिष्ट की बात की गई है। खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के दिशा निर्देश 1991 में भी थोड़ा बहुत ई अपशिष्ट के बारे में बात की गई थी। इसके अलावा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं संचालन नियम 1989, जिसे सन 2002 में भी संशोधित किया गया, इसमें भी ई अपशिष्ट की बात की गई है। इसके संदर्भ में 2016 में एक गाइडलाइन या कि नियम भी जारी किया गया था, जिसे कहते हैं ई अपशिष्ट या ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था कि जो ई कचरा को उठाने वाले हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके सुरक्षा की, उनकी ट्रेनिंग की, इसकी सारी जिम्मेदारी और ई अपशिष्ट के रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट में होगी। यानी कि जो ई अपशिष्ट को इकट्ठा करते हैं उनके हेल्थ की, उनके हेल्थ की, सिक्योरिटी की, उनके ट्रेनिंग की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट में होगी। इसके अलावा ई कचरा के जो नियम होंगे उसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्फोर्स करेगा, और उसका उल्लंघन पाए जाने पर वह दंड का भी प्रावधान कर सकता है। तो हम लोग आज यहाँ यही तक देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ई अपशिष्ट को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा जो ठोस अपशिष्ट है यानी कि सॉलिड वेस्ट है वो क्या होता है, और कुछ खतरनाक अपशिष्ट हैं यानी कि हजार्डस मटेरियल हैं, उसके संदर्भ में इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है और भारत में रोकने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये हम लोग भी अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।